नमस्कार सुमित जी, नवरात्रि की आपको शुभकामनाएँ। नमस्कार, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। थैंक यू सो मच। सुमित जी, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ की एयरफोर्स अपने ही लोगों पर बम बरसा रही है। देखिए, पहली बात ये है कि जब आदमी हारा हो, एक क्रिकेट का मैच भी जीता पा रहा हो, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और सेकंडली जो मात इन्होंने हमारे से खाई है, उसका सदमा अभी तक इनको है और वो अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ाते जा रहे हैं। वैसे भी आपको मालूम है कि ये क्रूर नाम क तरह की एक कम्युनिटी है, जो हमेशा ही एक ही काम कर सकती है, वो है लोगों को मारना। अब हमारे यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे, 10-11 साल हो गए, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, कोई गोलीबारी नहीं, जिसको ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बोलते हैं, वो हमारे साथ कर नहीं पा रहे क्योंकि एक शेर बैठा है मोदी जी। इसलिए अब क्या कर रहे हैं, अब वो जंग लग रहा है अपने आप को, वो जंग को उतारने के लिए अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये कोई नई बात नहीं है। ये जो खैबर वाले लोग हैं, बलूचिस्तान वाले लोग हैं, ये बेचारे इतने अत्याचार सहन कर रहे हैं इनकी इनकी आर्मी के हाथों से। अब वो फ्रीडम फाइटर्स वाकई में अपने आप को आजाद करने में वो लगे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी को मालूम है कि वो ज्यादा देर तक इनके सामने टिक नहीं सकते। आपको मालूम है कि कितनी चौकियां ये खाली कर चुके हैं, सरेंडर करते जा रहे हैं। वैसे भी सरेंडर वाली कौम है, हमारे पास तो हिस्ट्री इनकी 4-5 बार युद्ध करने के बाद हमने देखा इनको सरेंडर करते। वैसे भी कल भी हमने क्रिकेट मैच में इनको सरेंडर करते हुए देख ही लिया था। तो आप देखिए, वहां पर कुछ भी हो नहीं रहा, इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। आर्मी बुरी तरह से मात खाती जा रही है हर रोज के। बल्कि एक टारगेट है कि इनका खैबर वाला का, बलूचिस्तान का, कि कम से कम 20, 25, 30 जो इनके कॉकरोच हैं उनको मारना है। इसलिए उसका बदला लेने के लिए इन्होंने बमबारी करी अपने ही लोगों के ऊपर। बट होगा क्या? आप अत्याचार जितना ज्यादा करते जाएंगे, उतना ज्यादा वो तेजी से इनकी तरफ आग आएगी। जो आसिम मुनीर है, आपको मालूम है कि जब से वो आया है, इससे बेटर था बाजवा। मैं हमेशा बोलता हूँ, बाजवा फैक्टर वाज मच मच बेटर देन आसिम मुनीर। ये तो एक जिहादी है मानसिकता से भी, जबकि वो स्टेटमैन था। जो बाजवा था, उसने ज्यादा पंगे नहीं लिए आसपास की कंट्रीज के साथ और भारत के साथ भी। मुझे अभी तक याद है कि जब बाजवा था यहाँ पर, इनका आर्मी चीफ था, ही वाज टॉकिंग ऑफ डिप्लोमेसी, कि 20 साल तक आप अपनी कंट्री की तरक्की करिए, हम अपनी कंट्री की तरक्की करते हैं, कश्मीर को भूल जाते हैं। इट इज लाइक अ स्टेट्समैन, ही वाज थिंकिंग ऑफ कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की करनी कैसे है। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि वहां पर पिंकी पिरनी के साथ वो जादू टोने वाली गवर्नमेंट आ गई, और जिसके कारण वो तरक्की नहीं कर पाया पाकिस्तान की जो वो चाहता था। उसके बाद आ गया जिहादी दोबारा से। अब ये पाकिस्तान का कुछ भी हो नहीं सकता। अब ये जिसको बोलते हैं कि नर्क से भी नीचे ये जा चुके हैं। इनके टुकड़े इनकी यही अपने लोग करवा के देंगे, आप चिंता मत कीजिए जी। पर सुमित जी, जेफ 17 जहाज से आप बम फेंकते अपने ही लोगों पर, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मर गए हैं। आधी रात को भी तमाशा करते हैं। भारत के खिलाफ तो आपका एक हथियार नहीं चला, सारे टाइटाई फिस हो गए, लेकिन अपने लोगों पर आप प्रयोग भी कर रहे हैं और इस तरह के अत्याचार भी कर रहे हैं। अब क्या वर्ल्ड कम्युनिटी कुछ नहीं बोलेगी? वो कहाँ चले गए, नहीं, वो जो राइट्स वाले होते हैं? इस्लाम ने इस्लाम को मार दिया। चलो, ये तो लिखा हुआ है, 14 साल की हिस्ट्री थी, वो खत्म होने का टाइम आ गया है। ये आपस में एक दूसरे को मारकर ही खत्म होंगे, ये भी लिखा हुआ है। तो ये वही कर रहे हैं जो कुदरत ने ऑलरेडी निजाम के लिखा हुआ है कि इन्होंने आपस में खत्म करना है एक दूसरे को। अच्छा है, ये मोहम्मद दूसरे मोहम्मद को मार रहा है, इट इज अ गुड न्यूज फॉर अस। एंड ये जो आग है जो अभी शुरू करी है, आपने कभी भी किसी भी कंट्री को कि आर्मी को नहीं देखा होगा कि अपने ही लोगों के ऊपर फाइटर जेट से बमबारी की हो। भाई, हमारे यहां पर भी टेररिज्म होता है, लेकिन हमने अपने कंट्री में टेररिज्म के जो जवाब चाहिए वैसे दिया है। हमने फाइटर जेट्स को यूज नहीं किया। यहां पर पाकिस्तान एक ऐसा इकलौता कंट्री है जो अपने ही कंट्री में बमबारी कर रहा है, वो भी फाइटर जेट से। मुझे लगता है ये प्रयोग कर रहे होंगे कि यार ये पाकिस्तान, ये जो भारत के साथ युद्ध हुआ था, उसमें हमारे GF-17 चले क्यों नहीं। मुझे लगता है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने कंट्री में कि चलाने कैसे हैं। मुझे लगता है इनको चलाने भी आते नहीं है। ये पहली बार कल टेस्ट किया है कि यार चलते हैं, और जो बॉम्ब भी गिरे उन्होंने, और बारी भी एक आधा बॉम्ब नहीं गिरा, बरसात करी है इन्होंने बॉम्ब्स की। उसके बाद जाके जो वहां पे नुकसान किया है अपने अपने ही लोगों का, ये आग इनके अपने घर तक आएगी। आप देख लेना, ये जो शुरुआत है, क्योंकि वो सारे हैं पश्तून, ये अफगानी हैं,
वहां पर वो इतनी आसानी से इनकी आर्मी को छोड़ देंगे? आपको याद होगा कि इनके अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते 300 से ज्यादा इनके अपने आर्मी के जवान अपने कपड़े छोड़कर, टोपियां छोड़कर ये भाग गए वहां से। अंडरवियर तक लटकाए हुए थे व्हाइट कलर के। मुझे तो था इनके अंडरवियर ग्रीन कलर के होंगे, वो व्हाइट निकले। व्हाइट इसलिए रखे होते हैं ताकि कभी भी भागना पड़े तो डंडे के ऊपर लगा के घुमाने के लिए कि हम सरेंडर करते हैं, उसके लिए अंडरवियर भी व्हाइट रखते हैं। ये भी हमने कल देखा, पिछले हफ्ते देखा। तो ये आगे जाकर जो इनके ऊपर, अब इनकी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जो अट्रॉसिटीज होने वाली है वो इंक्रीज होने वाली है। मुझे लगता है इसीलिए पाकिस्तान ने अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने आर्मी को बचाने के लिए सऊदी अरेबिया से भी डील कर लिया कि भाई आपको आर्मी की जरूरत है, हम भेज देते हैं, ताकि जो भेजे जाएंगे साउथ अफ्रीका में, ये सऊदी अरेबिया में, एटलीस्ट उनकी जान तो बच जाएगी। ये हालत हो गई है इनकी आर्मी की कि अपने लोगों को बचाने के लिए दूसरे कंट्रीज के साथ ये पैक्ट कर रहे हैं। और उनका जो एग्रीमेंट है क्या कि जो वहां पे पैलेसेस हैं, ये वहां पर बाहर खड़े होकर वहां पर सिक्योरिटी देंगे। तो अभी ये बाहर खड़े होते हैं, पैलेस के बाहर खड़े हो गए, ये जैसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह, तो ये हमेशा बाहर खड़े होते हैं। इसलिए बोलते हैं हमेशा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो आउटस्टैंडिंग है। जी। पर ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि अगर ये खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की हरकत करें तो इसका मतलब है अगला नंबर ये बलूचिस्तान का लगाएंगे। वहां की बीएलए को तो पहले आतंकवादी संगठन घोषित करवा चुके हैं अमेरिका के जरिए। देखिए, ये जो प्रैक्टिस है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने कि खैबर में प्रैक्टिस किया है, टारगेट बलोचिस्तान ही है। बलोचिस्तान ही ऑलरेडी बेच चुके हैं दो बड़े प्लेयर्स को। चाइना को पहले बेचा, अब इन्होंने अमेरिका को बेच दिया। और अमेरिका के अंदर ऑलरेडी इन्होंने $8 बिलियन की, ये हमारे इंडियन मीडिया में भी कवर नहीं हुआ, $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका से आ रही हैं। वहां पे जो बड़ी बड़ी जो माइनिंग की कंपनीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है पाकिस्तान की आर्मी के साथ। गवर्नमेंट के साथ नहीं किया, आर्मी के साथ किया है कि ये सारा एरिया हमारा हुआ, यहाँ पे माइनिंग करने के बाद कुछ पैसे तुम्हें दिए जाएंगे क्रिप्टो में, बाकी का अमेरिका मिनरल्स यहां से ले जाएगा। वहां पर बलोचिस्तान वाले मिनरल्स लेके जाने देंगे अमेरिकन को? आपको मालूम है पॉसिबल नहीं है जब तक पाकिस्तान की आर्मी वहां पर अवेलेबल है। तो अब वहां पर जो खैबर में किया है, यही काम इन्होंने बलोचिस्तान में करना है। इट वॉज अ वार्निंग सिग्नल कि अगर आपने हमारे अगेंस्ट, हमारे आर्मी के अगेंस्ट काम करना बंद नहीं किया तो आपका भी वही हाल किया जाएगा जो खैबर में किया है। ये आग बलोचिस्तान के लिए ही है। अब यह प्रैक्टिस जो इन्होंने वहां पर करी है बलोचिस्तान में प्रैक्टिस होगी, क्योंकि पैसा मिलना है अमेरिका से। और पैसे के सामने तो ऐसे ही ये नाचने लग जाते हैं सारी मुसलमान कम्युनिटी। मैं सारी मुसलमान कम्युनिटी बोल रहा हूं, सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की बात नहीं कर रहा। ये सारे के सारे सिर्फ पैसे के बोलते हैं हमेशा कि मुसलमान पैसे का पीर होता है, ये पैसे के ही पीर है। पैसों के लिए तो ये अपनी लड़कियों को, बीवियों को, ये जो हज पे जाते हैं वहां बेच आते हैं। तो ये आपके समझते हैं कि बलोचिस्तान में जहां पर इतने ज्यादा मिनरल्स हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद इनको पैसे देने को तैयार है कि उसके सामने अपने लोगों को नहीं मरवाएंगे। अब ताज बलोचिस्तान के ऊपर गिरने वाली है। जी। और दूसरा, बलूचिस्तान ऐसी जगह है जहां पर चाइना के भी स्टेक है और अमेरिका के भी। तो आपको लगता है वहां पर अब अगला बैटल ग्राउंड तैयार होगा, दोनों आमने सामने वहां पर होंगे? अंजू जी, एकदम बड़ी इंटरेस्टिंग मूव चल रही है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अभी, कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने सबसे पहला काम किया कि पहले तो बांग्लादेश को उन्होंने कंट्रोल किया कि भैया यहाँ पे जो तुम हिंदुओं के अगेंस्ट काम कर रहे हो इसको बंद करो। और रिसेंटली वहां पर इन्होंने अपनी आर्मी भी भेज दी है। चिटागोंग एरिया में पाकिस्तान अमेरिका की आर्मी ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर है। म्यांमार में ऑलरेडी इन्होंने कंटेन करना शुरू कर दिया, अपनी आर्मी के थ्रू वहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं। भारत की आर्मी ऑलरेडी म्यांमार में पहुंच चुकी है। नेपाल में जो कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट थी, एक नक्सलवाद वाला आदमी बैठा हुआ था, उसकी गवर्नमेंट को गिरवा दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर के साथ डील किया और उनको बोलते चुप करके बैठे रहो, कोई भी वॉर नहीं होना चाहिए भारत के साथ, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें पैसे मैं देता हूं। अफगानिस्तान के अंदर भी जो बरगम पोर्ट है उसको उन्होंने बोल दिया कि ये एयरबेस मुझे चाहिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी बोल दिया। अभी आप सर्कल देखिए, भारत के आसपास जहां जहां प्रॉब्लम थी, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सबको कंटेन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये जो काम हो रहा है हमारे फायदे के लिए हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक भी काम हमारे अगेंस्ट नहीं कर रहा। और अभी बोलेंगे लोग, ओ सर H1B वीजा और बंद कर दिया। और भैया H1B वीजा जो बंद किया है वो आपके फायदे के लिए किया है, ताकि आपके लोग आप ही के कंट्री में आए। और आपके यहाँ पर जो मोदी जी ने बोला 15 अगस्त को कि मेरा सोशल मीडिया खुद का होना चाहिए, ये यूट्यूब, फेसबुक, ये सारा मेरा अपना होना चाहिए, AI में डेवलपमेंट हम खुद करेंगे, उसको करवाने के लिए आपको लोग चाहिए जो ट्रेंड हो। वो ट्रेंड लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं जिनको बाहर निकाला जाएगा। वो आपके यहां पर आकर एक पैरेलल सिलिकॉन वैली बनाएंगे। और सिलिकॉन वैली किसके कंट्रोल में है? लिब्रांडुओं के, वोकिज्म के,
और डीप स्टेट के। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला था कि मैं डीप स्टेट की रीढ़ की हड्डी तोड़ूंगा, और रीढ़ की हड्डी है आपका सोशल मीडिया, आपका एआई, आपका कंप्यूटिंग, ये सारा का सारा। वो उसको तोड़ने के बाद इनके जो कंट्रोल है, नैरेटिव कंट्रोल ये करते हैं, उसको तोड़ने के लिए आपके H1B वीजा बंद किए जा रहे हैं। एक एक काम जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो भारत के फेवर का है, और हमारे मीडिया में तो ऐसे मातम लगाया हुआ है जैसे अभी अभी राहुल गांधी की मां मरी हो। वो ऐसा नहीं है, इट इज अ बेनिफिट फॉर अस एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ही इज डूइंग। तो जो ये डील्स हो रही है सारी की सारी, जितनी भी डील्स है, दीज आर फॉर अवर बेनिफिट। नाउ एज फार एज चाइना इज कंसर्न, अमेरिका और चाइना के बीच में कोई कंपटीशन है ही नहीं। जैसे ही भारत के और चाइना के रिलेशंस ठीक हुए हैं, आप देखिए भारत और चाइना के बीच में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई, उनके लोग यहां पर आने शुरू हो गए, वीजाज खुल गए हैं, यहां तक कि ट्रेवल शुरू हो रहा है। अभी हुआ नहीं है डायरेक्ट ट्रेवल, लेकिन शुरू हो जाएगा। लेकिन मेजर है कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स भारत में आनी शुरू हो गई, और आज तो चाइना ने H1B वीजा भी इश्यू करना शुरू कर दिया। 1 अक्टूबर से उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो भारतीयों को, मैं भारतीय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि H1B वीजा भारतीय ही लेते हैं, क्योंकि और किसी के पास आईटी इंडस्ट्री का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। चाइना ने आपके लिए रेड कार्पेट लगा दिया कि आपके जितने प्रोफेशनल्स हैं वो मेरे पास आ जाइए। यानी कि चाइना को पता लग गया कि मुझे पाकिस्तान को साथ जोड़कर मुझे कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी सीपैक के अंदर इन्वेस्टमेंट्स बंद हो गई हैं। नया सीपैक की तहरीक पाकिस्तान कर रहा था, चाइना ने मना कर दिया, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। तो यानी कि उन्होंने पाकिस्तान को ऑलरेडी छोड़ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी चाइना को छोड़ दिया था। जब आसिम मुनीर 2 बार कुत्ते की तरह वहां पे खाना खाने चला गया था व्हाइट हाउस के अंदर, फ्री का खाना मिल रहा था, तो चला गया वहां पर, और वहां पर जाके बोल दिया नोबेल प्राइज तो अनु दे देता, तुसी मेरे बाप, मैं अपने बाप को भी छोड़ दूंगा, बस पैसे दे दीजिए। उसके बाद चाइना को समझ आ गया कि ये किसी की पीर नहीं है, ये अल्लाह की झूठी कसम खाने के बाद ये किसी के सामने भी लेट सकते हैं। तो वहां पर पैसे लगाने की बजाय क्यों ना भारत से लगाया जाए। वांगी जो भारत में आया एससीओ की मीटिंग से सिर्फ 1 हफ्ता पहले, ये बोलने के लिए, क्योंकि मोदी जी एससीओ की मीटिंग को कैंसिल करने वाले थे, वो वहां पर आकर बोलता है कि आपको जो जो आपके इश्यूज हैं वो मैं सॉल्व करने को तैयार हूं। आपकी बॉर्डर का इशू है, हम पीछे हटने को तैयार हैं। हमारे साथ ट्रेड आप बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको इंक्रीज करने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। भारत के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी चाइना में आने शुरू हो गए। और तीसरा था कि पाकिस्तान की सपोर्ट बंद करनी पड़ेगी। चाइना ने पाकिस्तान की सपोर्ट करनी बंद कर दी है। जो सबको लगता है कि चाइना और अमेरिका दोनों भिड़ने वाले हैं बलोचिस्तान में, नहीं होगा। रीजन बीइंग चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान को छोड़ चुका है, एंड चाइना का नया दोस्त कौन है? वो है भारत। सरप्राइजिंगली चाइना का आज की डेट में कोई भी दोस्त नहीं है एक्सेप्ट भारत, और भारत एक एक स्टेप आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहा है। जितना ज्यादा चाइना हमें दिखाता है रिजल्ट्स, उतना ही ज्यादा हम उनके क्लोज होते जा रहे हैं, एंड दिस इज अ वंडरफुल न्यूज फॉर अस एंड फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। तो इसलिए जो ये हमारे इंडियन मीडिया में आता है कि यार चाइना और अमेरिका दोनों भिड़ने वाले हैं बलूचिस्तान में, नहीं होगा। चाइना अब पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा, पहली बात, और पाकिस्तान के लिए लड़ेगा किसी के साथ, पॉसिबल नहीं है। और पाकिस्तान को भी मालूम है कि अब चाइना हमारे पीछे नहीं खड़ा, इसलिए वो सऊदी अरेबिया की गोदी में जाके बैठ गए। जी। और ये जो सऊदी अरेबिया के साथ डील किया, ये कहा जा रहा है कि सारे न्यूक वेपन जो बेच खाए हैं मुल्ला मुनीर ने, सऊदी को दे दिए। हालांकि ये भी सच है कि सऊदी ने सारा पैसा लगाया था इनके न्यूक वेपन्स को तैयार करने में। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि इस डील के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं होगा, या डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कुछ करवाया है? देखिए सऊदी अरेबिया की जो डिफेंस की डील्स है वो कभी भी अमेरिका के बिना नहीं होती हैं, क्योंकि और उनके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी गारंटीज है अमेरिका की तरफ से सऊदी अरेबिया को, और सऊदी अरेबिया कुछ भी कर ले ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा स्टार्टलिंग चीज क्या है, सऊदी अरेबिया के पास जो उनकी सिक्योरिटी का काम करते हैं वो पाकिस्तान की आर्मी करती है। यानी कि जो खुद पाकिस्तान से सिक्योरिटी लेता हो वो ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारे ऊपर युद्ध हुआ तो मैं समझूंगा मेरे ऊपर युद्ध हो गया। भाई आप युद्ध करेंगे कैसे? न्यूक्लियर बॉम्ब आपके पास नहीं, हथियार आपके पास नहीं, आर्मी भी जो है वहां पे सिक्योरिटी जो देती है आपको वो भी पाकिस्तान की आर्मी देती है। व्हाट डू यू मीन बाय आपके ऊपर युद्ध मतलब कि मेरे ऊपर युद्ध? ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक सिस्टम है, एक स्टेटमेंट्स है, ताकि जो आसिम मुनीर है या इनकी गवर्नमेंट है वो भगड़े डाल सके अपने ना कंट्री के सामने कि देखिए हमने तो ये उम्मा के अंदर हमने ये डील कर लिया। और भाई जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तब सऊदी अरेबिया कहाँ था? तो ये सारा उम्मा कहाँ था? ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक पब्लिक स्टेटमेंट है। आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया कभी भी, जिसमें 100 बिलियन से ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट भारत में कर दिया हो, इन्वेस्टमेंट में और भीख में फर्क होता है। पाकिस्तान को वो भीख देता है और उनके जो भिखारी उम्मा करने जाते हैं उनको वापस भेज देता है कि तुम्हारे लोग यहाँ पर आके गंद डालते हैं, उनको डिपोर्ट किया जाता है।
और भारत में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। उसे मालूम है कि भारत में इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे रिटर्न मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जबकि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का मतलब है वो पैसे नर्क में चले गए, वो कुएं में फेंक दिए, वो वापस नहीं आने वाले। तो सऊदी अरेबिया कभी भी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं कर सकता एज फार एज न्यूक्लियर एसेट्स आर कंसर्न। अगर न्यूक्लियर एसेट सऊदी अरेबिया के पास इतने पैसे हैं, उसको डेवलप करना होता वो कब का बना लेगा, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। दे आर रिस्पॉन्सिबल कंट्री कि हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को किसी से डर नहीं है। दे आर लॉर्ड मोहम्मद बिन सलमान एक बहुत ही प्रोग्रेसिव किस्म के आदमी हैं, जिन्होंने पूरी अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। वहां पे वो लेटेस्ट सिटीज बना रहे हैं, विमेन को राइट्स देने शुरू कर दिए, यहां तक बोल दिया कि जो हमारी कुरान है उसमें मिक्सिंग हुई है ओवर द टाइम, इसको रिविजिट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे मूर्ति पूजा होती रही है, ये मोहम्मद बिन सलमान के खुद के वर्ड्स हैं। तो यानी कि वो प्रोग्रेसिव आदमी वापिस जाएगा 1400 साल पुराना कि हमें मक्का और पुदीना में रहना है, नहीं हो सकता। दैट मीन्स देयर इज समथिंग मोर विच इज नॉट मैचिंग अप। ये वक्त बताएगा कि उन्होंने कौन सी डील करी है, क्या उन्होंने भारत के साथ मिलकर किया है। मैं तो इसको कई बार देखता हूं कि अमेरिका के कहने पर किया है या भारत के साथ मिलकर किया है। मोहम्मद बिन सलमान के रिलेशन मोदी जी के साथ कैसे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे हैं, और ये भिखारी आसिम मुनी के साथ कैसे हैं, ये आपके सामने है। तो मोदी जी की दोस्ती को छोड़कर आसिम मुनी के साथ डील करेगा, बात जमती नहीं है। दैट मीन्स देयर इज समथिंग मोर विच इज नॉट कमिंग इन द पब्लिक डोमेन। ये वक्त बताएगा कि वो किसके साथ थे, किसके साथ हैं और किसके साथ रहना पसंद करेंगे। जी, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने बार-बार ये बात एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के सामने उठाई थी कि भई इनके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो खतरनाक है पूरी मानवता के लिए। और मुझे कई बार ऐसे लगता है जैसे मनाकर पैसा देकर ये हथियार जो है ये सऊदी अरब ने ले लिए हैं और भारत के कहने पर ही शायद ले लिए हैं, क्योंकि बिगड़े बच्चे से खिलौना लेने में भी टाइम लगता है ना, ले तू ये ले मैं तेरे से खिलौने। तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि धोखा हो गया है पाकिस्तान के साथ, जिसको डील समझ रहा है वो उल्टी पड़ चुकी है। देखिए, पहली बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1 महीना लगातार अर्थक्वेक आते रहे पाकिस्तान के अंदर, और वो अनुमान था कि वहां पर जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए हमने, और जिसके कारण वो छोटे-छोटे जो झटके थे वो पाकिस्तान में आते रहे। यानी कि जो इनके पास 170 जो कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उसमें से काफी तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। अब उसका जो प्रूफ है वो आसिम मुनीर ने अमेरिका में दे दिया। आपको याद होगा कि पिछले साल तक तो आसिम मुनीर बोलता रहा कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में बोला अगर हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा आया तो हम आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। तो पूरी दुनिया से आधी दुनिया पे आ गए। उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स आधे से ज्यादा खत्म हो चुके हैं। पहली बात ये। दूसरा आते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सऊदी अरेबिया ने अपने कंट्रोल में पूरी न्यूक्लियर एसेट्स को लेने के लिए ये दांव खेला हो। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनके जो हुक्मरान है वो बार बार बोलते थे कि जो हमारे पास न्यूक्लियर एसेट है इसको बेच के भी हम पूरा का पूरा अपना डेट को चुका सकते हैं। इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि न्यूक्लियर एसेट्स वहां पर बेचकर या गिरवी रखकर सऊदी अरेबिया के पास इन्होंने कुछ पैसे की डील कर लिया हो। इसके अलावा सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मैं पहले बोल रहा हूं, जहां पर आपके पैसे लगे होते हैं, जहां पे भीख दी होती है वो दूसरी बात है, जहां पर आपके पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं ये सोचकर कि कल को आपको रिटर्न्स मिलेंगे इसके ऊपर, वहां पर आप तबाही बचाएंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। इसीलिए हमने भी बड़ी खूबसूरती से चाइना के $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स भारत में लेके आने का प्लान कर लिया है। 20% से लेकर 24% तक इनको परमिशन दे दिया कि भारत की गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आइए इन्वेस्ट कीजिए भारत के अंदर, भारत के कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर कीजिए और पैसे लगाइए। $500 बिलियन से ज्यादा जब चाइना का भारत में इन्वेस्ट हो जाएगा तो हमारे साथ लड़ाई करने की सोचेगा भी। ये जो डिसमेंटलिंग हुई है उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की चाइना की बॉर्डर के ऊपर, वो इसलिए हुई है क्योंकि हमने चाइना के पैसे अपने कंट्री में लगवाने शुरू कर दिए। वैसे जैसे सऊदी अरेबिया के हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा इज आउट ऑफ क्वेश्चन एंड इट इज इम्पॉसिबल। भिखारी का साथ सिर्फ भिखारी दे सकते हैं, राजे नहीं। और सऊदी अरेबिया वो शुरू से ही किंग रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एक तो आप ये देखिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बार-बार कहा था कि अब की बार पाकिस्तान के एक नहीं 6 टुकड़े होंगे। खैबर अलग से हो जाएगा, बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि इस डर के मारे ये कार्रवाई अपने लोगों पर की जा रही है। और अब टाइमिंग देखिए, 25 तारीख को न्यूयॉर्क में जाकर इस मुल्ला मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने ट्रंप से मुलाकात करनी है। उससे पहले ये सब कुछ हो रहा है। क्या मतलब है इसका? देखिए अजय जी, पहली बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो, जो वो हिंदुओं के अगेंस्ट हो, जितनी भी माइनॉरिटीज है उसके अगेंस्ट हो, अफगानिस्तान के लोगों को 50 लाख लोगों को धक्के मारकर ओवरनाइट बाहर निकाल दिया हो, पूरे दुनिया में कोई भी इतनी भी
न्यूज नहीं आई, किसी ने कोई भी ह्यूमन राइट्स वालों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर भारत में वो लेक्चर देने लग जाते हैं। अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड ने हमें लेक्चर दिया कि माइनॉरिटीज के ऊपर जो हो रहा है भारत में वो ठीक नहीं है। तो ये जो नैरेटिव है, ये तभी बोल रहा हूँ, जो ये सारा नैरेटिव है ये करता है डीप स्टेट, जो लिब्रांडो, ये जो सारे लिबरल्स वहां बैठे हुए हैं कहां पर, सोशल मीडिया के कंट्रोल के लेकर, ये वो चीजें हैं जो वो स्प्रेड करते हैं। इसीलिए इन सारी चीजों को निकालना जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस में जाकर शहबाज शरीफ क्या बोलेगा? आप सोच सकते हैं कि पहली बात तो उसको बोलना नहीं आएगा, क्योंकि उसका माइक नहीं चलेगा, कभी उसको हेडफोन लगाने नहीं आते, कभी माइक नहीं चलता, और जब भी जाते हैं तो उनको डिजास्टर आता ही आता है। तो वहां पे जाके शहबाज शरीफ बोलेगा तो क्या बोलेगा कि देखिए, जैसे पहले मनमोहन सिंह बोलते थे यूनाइटेड नेशंस में जाकर, देखिए इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, इनको बोले हमारे ऊपर अटैक ना करे, मैं मैडम ने बोला मुझे बोलने के लिए, तो ये मनमोहन सिंह बोलते थे। अब शहबाज शरीफ आगे जाके बोलेंगे, देखिए मोदी जी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, इनको बोले हमारे ऊपर अटैक ना करें। अब वो भाषा जो मनमोहन सिंह बोलते थे अब शहबाज शरीफ बोलेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वहां पर वो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, ये आइए पाकिस्तान का वीजा ले लीजिए, अगर आप हमारा पाकिस्तान का पासपोर्ट लेते हैं, पासपोर्ट वीजा नहीं पासपोर्ट लेते हैं, तो हम आपको $1 लाख दे देंगे। अमेरिका तो पैसे मांगता है, हम पैसे देने को तैयार हैं, बस हमारा पासपोर्ट ले लीजिए। तो ये जो काम है सारे, ये शहबाज शरीफ यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर करने वाला है, या वो बोलने वाला है वहां पर जाकर कि पाकिस्तान इज ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, इट्स द सेफेस्ट कंट्री। मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ कि पाकिस्तान बड़ा सेफ है, आप आइए, आपको हम अब्डक्ट नहीं करेंगे, आपको हम मारेंगे नहीं, आपसे हम कोई वसूली नहीं करेंगे, हफ्ता नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अब बस आप पाकिस्तान का पासपोर्ट ले लीजिए। तो ये सारे जाकर वहां पर जो है शेख चिल्ली वाला बात जो है, अल्लाह की झूठी कसम खाने के बाद ये कुछ करने वाला है, इसमें से आउटकम कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ भंगड़े डालने की बात है। और मोदी जी सरप्राइजिंगली इस बार पहली बार नहीं दूसरी बार हो गया है यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है जी। और फिर ये मुल्ला मुनीर साथ में क्यों लटक गया? इसका यूएन में क्या काम है? ये तो जा रहा था ब्रेकफास्ट और लंच करने के लिए व्हाइट हाउस में, वहीं चला जाता, तो इसके साथ जाने की कोई वजह दिखती है आपको? देखिए आसिफ, मैंने पहले भी बोला आपको, चाइना और भारत की दोस्ती जो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई है, दोबारा बोल रहा हूं, चाइना और भारत की दोस्ती जो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई है, वो उसका रीजन एक ही था, उन्होंने इस इक्वेशन में से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया। और आपको याद होगा कि अभी तक जो 2 मीटिंग्स हुई हैं वो आसिम मुनीर के साथ हुई हैं। शहबाज शरीफ वहां पर एक लेजिटिमेट, एक चुनी हुई या सिलेक्टेड एक सरकार है, उसके साथ मीटिंग नहीं करी है। वो आसिम मुनीर को मीटिंग करने का मतलब ये था कि इक्वेशन में से उनको मालूम है कि सिर्फ यही आर्मी का आदमी है जो सारे स्टेक्स को चलाता है, अगर इसको मैं इक्वेशन से बाहर निकाल दूंगा तो भारत और चाइना के रिलेशन ठीक हो जाएंगे। और वही हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रॉमिस था जब वो इलेक्शन में थे कि मैं दुनिया भर में जो युद्ध चल रहे हैं उसको बंद करवाऊंगा। अभी भी बोलते हैं कि मैंने 7 से ज्यादा युद्ध जो है दुनिया के वो मैंने बंद करवा दिए। चाइना भारत के अंदर जो जो ये तनखी थी बॉर्डर के ऊपर वो कम कराई है डोनाल्ड ट्रंप ने। उसका रीजन था टैरिफ, पहले चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, फिर भारत के ऊपर लगाया, और दोनों ने आपस में एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर दिया। जब डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि मेरे टैरिफ्स के कारण आज चाइना और भारत इकट्ठे हो रहे हैं, ही इज नॉट रॉन्ग, ही इज एब्सोल्युटली राइट। और उसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको मेंटेन करना है तो उसमें से आपको जो होता है ना, गली में निकलते हैं आप तो रास्ते में कोई कुत्ता होता है, कभी आपको डर लगा रहता है, कभी काट लेगा, कभी आपके ऊपर, कभी टांग के ऊपर सुसु ना कर दे, तो वो उसको बाहर निकालना जरूरी था। तो वो था पाकिस्तान, जो हमेशा ही जब चाइना ने हमारे साथ रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करी, पाकिस्तान बीच में कूदता था कि भाई बाप ये तो की किताब, तो उसको बाहर निकालना जरूरी था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती से किया है। तो अब जो ये आगे जाकर जो चीजें होने वाली हैं, जैसे जैसे पाकिस्तान को अमेरिका वहां पे अपने चंगुल में फंसाता जा रहा है, दे आर डूइंग इट वेरी स्मार्टली। उनको मालूम है कि आसिम मुनीर को अपने कंट्रोल में रखना जरूरी है, और आसिम मुनीर भूखा है इस वक्त। भूखा खाने के लिए तो है ही है, साथ में पैसे के लिए भूखा है, क्योंकि बाजवा ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान को खाली करके निकल चुका है। आसिम मुनीर वांट्स टू मेक मनी, बट कोई एवेन्यू है ही नहीं पैसे बनाने का। अब उसके हाथ में ये कार्ड आ गया, तभी उसने बोल दिया कि बुरे दिन खत्म हो गए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं इसके, आसिम मुनीर के। अभी अभी उसे लास्ट वीक उसने ये स्टेटमेंट दिया था। तो प्लीज समझिए, अमेरिका बहुत खूबसूरती से आसिम मुनीर को अपने पाले में लेकर वो पाकिस्तान को इक्वेशन से बाहर निकालने के बाद पाकिस्तान अमेरिका का युद्ध रुकवा रहा है, चाइना भारत का युद्ध रुकवा रहा है, और यहाँ पर पीस आए उसके लिए वो तरक्की की बातें कर रहे हैं। ये पैंतरा चलेगा नहीं चलेगा ये वक्त बताएगा, बट द कार्ड विच इज बीइंग प्लेड बाय डोनाल्ड ट्रंप इज ब्यूटीफुल जी। पर एक चीज और है, अभी जो ये टैरिफ को लेकर बवाल मचा हुआ है,
कभी वो भारत में पीएम मोदी की तारीफ करते हैं ट्वीट पर डोनाल्ड ट्रंप, फिर अगले दिन 23 ऐसे देशों की लिस्ट में भारत को डाल देते हैं जहां पर वो बोलते हैं कि ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। तो ये क्या नौटंकी है? डोनाल्ड ट्रंप तय कर लेना वो भारत से चाहते क्या, ये किस तरह की प्रेशर टैक्टिक है? और ये जो बगराम एयर बेस लेने की बात हो रही है अफगानिस्तान में, ये भी ऐसा लग रहा है जैसे भारत पे ही दबाव डालने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। हमारे विदेश मंत्री अमेरिका में हैं आज, हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में हैं। आपको लगता है कोई समाधान निकलेगा टैरिफ वाली समस्या का? देखिए अंजू जी, आपको समझना पड़ेगा कि सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। डोनाल्ड ट्रंप पागल नहीं है। वो अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, देयर इज अ रीजन फॉर इट। और जो उन्होंने प्रोमिस किया था वो अपनी प्रोमिस को पूरा कर रहे हैं। जो ये अफगानिस्तान के अंदर जो एयरबेस है वो पहले अमेरिका के पास ही था, लेकिन जब बाइडेन ने वहां से निकलने का प्लान किया उसके बाद क्या हुआ कि चाइना वहां पे आके बैठ गया। अब चाइना की जो दोस्ती है अफगानिस्तान के साथ वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर अमेरिका वापस बगराम एयरबेस पे वापस आता है, एक तो वो चाइना के बिल्कुल बॉर्डर के पास आ जाएगा, वहां से वो चाइना के ऊपर नजर आ सकता है। चाइना की न्यूक्लियर एसेट्स वो बिल्कुल उस बेस के पास है, उसके ऊपर नजर रखनी जरूरी हो जाएगी। तो दूसरा भारत के लिए वो फायदा है। फायदा इसलिए है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में आता है तो चाइना के ऊपर जो नजर रखनी शुरू करेगा, तो चाइना की नजर भारत की जो बॉर्डर है उसके ऊपर कम हो जाएगी। यानी कि जो हमारे यहाँ पर लाखों फौजी जो इतनी ठंड में ऊपर बैठे हैं उनको रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले बोला आपको, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, अब अफगानिस्तान, सब जगह पर जहां पर चाइना ने अपने फुटप्रिंट्स को इंक्रीज किया था, उसके फुटप्रिंट्स को डिक्रीज करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अमेरिका जो ऑलरेडी अफगानिस्तान से भाग चुका है उसको वहां जाने की जरूरत क्या है? अमेरिका तो ऑलरेडी अपने फुटप्रिंट्स को कम कर रहा है मिडल ईस्ट में, तो व्हाई अफगानिस्तान? प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी बिग गेम व्हिच इज गोइंग ऑन, व्हिच इज बेनिफिट फॉर अस एज फार एज ट्रेड टैरिफ्स आर कंसर्न। ट्रेड टैरिफ में आपको नुकसान क्या हुआ? जो जी हमारे यहाँ पर बड़ा मातम मनाया जा रहा है, ट्रेड टैरिफ लग गया, 50% लग गया। आप मुझे बताइए, मुझे इतना सा भी फर्क पड़ा आपके ऊपर? इकोनॉमी हमारी राइज कर रही है एंड कोई भी यू टर्न नहीं है। उन्होंने बोला है कि टैरिफ लगना है, उसके बाद आपने चाइना के साथ दोस्ती कर ली, रशिया के साथ आप एफटीए साइन करने के लिए तैयार हैं, जबकि 75 साल से हमारा रिलेशन है, हमने एफटीए रशिया के साथ कभी साइन नहीं किया, अब आप उनके साथ कर रहे हैं। ईयू के साथ आप एफटीए साइन करने को तैयार हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहां पर हमारा माल जाएगा उनके कंट्री में और वहां पर टैक्स नहीं लगेगा। आप मुझे बताइए कि टैरिफ के डरावे के बाद आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आपकी नई मार्केट्स खुलनी शुरू हो गई हैं। सो जो बेनिफिट आ रहा है उसके ऊपर भी अगर हम ये बोले कि यार ये तो नुकसान का काम हो गया, नॉट एट ऑल। ये नैरेटिव्स होते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन अगर कोई है तो डोनाल्ड ट्रंप है। उसे मालूम है कौन सी स्टेटमेंट कब देनी है, कब स्टर करना है चीजों को और फायदा कैसे निकालना है। अभी तक जितने भी मूव्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, एक एक चीज वो भारत की फेवर की है। जो मैं बात कर रहा हूं आपको गाली पड़ने वाली है, यानी किस बेवकूफ को ले आए यही बोलने वाले लोग कि सर सारी मीडिया तो बोल रही है कि हमारा नुकसान हो गया, हमारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी और भारत के टुकड़े हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, एक एक चीज हमारे बेनिफिट की है, वो बेशक H1B वीजा हो। आप थोड़ा सा डॉट्स को जोड़िए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक दिन वो बोलते हैं कि मोदी मेरा फ्रेंड है, बहुत तरह की विशेष आती हैं और अगले दिन उन्होंने H1B वीजा बंद कर दिया। आप डॉट्स को जोड़िए। मोदी जी की कल जो स्पीच थी, लाइव स्पीच, उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, नागरिक देवो भव। क्यों बोला? पहले तो बोलते थे कि अतिथि देवो भव। एक तो ये तो जो अतिथि वाला काम था वो बंद कर दिया। अतिथि का मतलब है इलीगल्स, जिनको कांग्रेस ने बोला था देवो भव, एक तो ये बाहर जाएंगे। दूसरा जो नागरिक देवो भव का मतलब है कि जो H1B वीजा वाले तो वहां से निकाल कर बाहर निकलेंगे, आप घर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल बी ट्रीटेड वेरी नाइसली, आपकी भारत को जरूरत है। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है। डोनाल्ड ट्रंप और भारत के मोदी जी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं अपनी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नॉर्मल तरीके से चीजें सॉल्व नहीं हो सकती हैं, ये दोनों को मालूम है। सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, कुछ भी जो हो रहा है वो बेशक ट्रेड टैरिफ्स हैं, बेशक वो H1B वीजा है, बेशक अफगानिस्तान के अंदर वो बेस लेने की बात कर रहे हैं, ऑल इज फॉर द बेनिफिट ऑफ भारत, नॉट अगेंस्ट अस। थोड़ा सा डॉट्स को जोड़ेंगे तो लोगों को समझ आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। जी
बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर चीज़ को देखने का सबका अपना-अपना नज़रिया होता है। आप चाइना में बैठे हुए हैं और एक दूर से बैठकर भारत और अमेरिका के रिश्तों का जो आकलन कर रहे हैं अपने नज़रिए से, वो भी समझने की ज़रूरत है। चीज़ों को हमेशा एक ही तरह से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, अलग-अलग पहलुओं से पढ़ा जाना चाहिए और आप जो बात कह रहे हैं उसमें भी दम लगता है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से बात आगे बढ़ती है जब एस जयशंकर वहाँ पर हैं, पीयूष गोयल वहाँ पर हैं। लेकिन फ़िलहाल ये भी सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि पाकिस्तान अपने ही लोगों को टारगेट कर रहा है और वो जो ह्यूमन राइट्स का शोर मचाने वाली जमात है, वो बिल्कुल खामोश बैठी है। अब अमेरिका जब जाएँगे ये दोनों मुल्ला मुनीर और शहबाज, क्या इस बात पर यूएन में कोई सवाल उठाएगा कि उन लोगों को क्यों मारा आधी रात को, जहाँ पर बच्चे और महिलाएँ सबसे ज़्यादा मारे गए हैं? और इस मुद्दे पर किस तरह से भारत भी इस मुद्दे को किस तरह से उठाता है, या फिर उनका अंदरूनी मामला है, इस पर किस तरह की रणनीति भारत लेकर चलता है या चाइना लेकर चलता है या रशिया लेकर चलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो डरे हुए हैं बलूचिस्तान से भी और खैबर के लोगों से भी, क्योंकि उनकी आर्मी को वो टारगेट कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि अगर इन पर इस तरह के हमले नहीं करेंगे तो इनकी आर्मी बचने वाली नहीं है। आधी से ज्यादा आर्मी के जवान तो पहले ही इस्तीफा देकर भाग चुके हैं, तो अब कितने लोग भागेंगे इससे भी डरा होगा मुल्ला मुनीर। लेकिन आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी है, बहुत सारी चीजें एक नए नजरिए से समझाई आपने सुमित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।